मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस के कुछ सवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहला सवाल है जी, विच वन इज ओड। तो इनमें से ओड कौन सा है? 22, 23, 26, 46। तो इन सब में से ओड कौन सा है? ओड मतलब कि डिफरेंट कौन सा है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 22, 26 और 46 जो है ये इवन है, ठीक है, यानी 2 के टेबल पे आते हैं, ये इवन नंबर्स हैं, जबकि 23 जो है ये ओड नंबर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो 23 होगा, जो कि इनमें से डिफरेंट है। नेक्स्ट है जी, विच वन कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इनमें आगे क्या आएगा जी? 48 है, 45 है, 40 है, उसके बाद 33 है, उसके बाद 24 है। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्बल की मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, वर्बल की हमारी जो प्रिपरेशन की पहली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि सीरीज रिलेटेड सवाल को आपने किस तरह हल करना है। इनमें डिफरेंस आप देख सकते हैं 3 का है, इसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं 5 का है, यहाँ पे 7 का है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें आप 3 माइनस किए, फिर 5 माइनस किए, फिर 7 माइनस किए, फिर 9 माइनस किए। तो यहाँ पे हम 11 माइनस करेंगे। जब 11 माइनस करेंगे तो आपके पास जो 13 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 13 आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पे आप 3 माइनस किए, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो नेक्स्ट आप 11 इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आपका जो जवाब है वो आ जाएगा। अगला सवाल है जी, विच कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें नेक्स्ट क्या आएगा जी? यहाँ पे आप देख सकते हैं ए है, फिर डी, बी, ई, सी। तो यहाँ इस तरह के भी मैंने आपको सवाल पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी, सी, इस तरह सीरीज चल रही है, और ये जो नीचे है डी, ई, और नेक्स्ट जो आएगा एफ आएगा, ठीक है। तो ये एक अलग से चल रहा है, ये एक अलग से सीरीज चल रही है। तो ये इसमें देखें आप ए, बी और उसके बाद सी आ गया। तो नेक्स्ट अगला नंबर इस सीरीज का आएगा डी, ई, और नेक्स्ट डी के बाद, ई के बाद आपका क्या आएगा जी? एफ। तो एफ आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं जी, सवाल नंबर 4 है इंटेलिजेंस का। शर्ट इज टू ड्रेस, मैंगो इज टू फ्रूट। तो शर्ट एक ड्रेस है, ठीक है। तो मैंगो क्या है जी? एक फल है। तो फ्रूट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, 40% ऑफ 40 इज 64। तो ये किस तरह निकालते हैं जी? तो आपको पता है जी 40% ऑफ 40, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 40 है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना, ठीक है। जब इसको ये 0 भी कट जाएगा, ये 0 भी कट जाएगा, ये भी 0 कट जाएगा, 4 बार 64 आपका करेक्ट आंसर होगा। या आप इसको, ये एक आम तरीका है, लेकिन अगर आपको इस तरह के नंबर आ जाएं, ठीक है, 2 0 हो तो 0 से 0 आपने काट के उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जिस तरह 90% ऑफ 90, ठीक है, 90% ऑफ 90 है तो वो 81 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 70% ऑफ 70 क्या आएगा जी? 49 आ जाएगा। तो इसी तरह आप किसी और नंबर के साथ भी आपको दिया हो कि 0 के 0 आपने वैसे ही काट देना, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका एग्जैक्ट जवाब आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है। तो बाकी इसके अलावा मैंने जो PML लॉन्ग कोर्स की हमने तैयारी करवाई थी, उसमें परसेंटेज के रिलेटेड जितनी भी टाइप्स होती हैं, ठीक है, तो उन तमाम टाइप्स को समझाया था। अगर आप परसेंटेज को समझना चाहते हैं तो PML लॉन्ग कोर्स की वर्बल सीरीज़ का पहली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी सवाल थे तमाम समझाए थे कि परसेंटेज की जो टाइप्स हैं इनको किस तरह आपने हल करना है शॉर्टकट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं जी इंग्लिश के कुछ सवाल। तो इंग्लिश का पहला सवाल है जी, आ फिगर डैश 4 साइड्स आर इक्वल आर कार्ड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी क्या लगेगा जी? आ फिगर हुज, तो वो शक्ल जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं वो स्क्वायर कहलाती है। तो यहाँ पे डैश में क्या आएगा जी? हुज आ जाएगा। नेक्स्ट है जी करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग आपके पास है, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 ऑप्शन आपके रॉन्ग होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो है लेफ्टिनेंट का जो स्पेलिंग होते हैं LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट, ठीक है, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। तो आपने लेफ्टिनेंट के स्पेलिंग याद रखने, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है जी करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के स्पेलिंग भी आपको आ जाते हैं LANGUAGE, लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सवाल है आपका इंग्लिश का, सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। तो ब्रीफ का मतलब होता है जी मुख्तसर, ठीक है। तो इसका सिनोनिम ब्रीफ का आपको इंटोनियम भी आ सकता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मैं शायद पीछे शेयर कर चुका हूँ या नहीं, लेकिन इंटोनियम भी इसका पूछा जा रहा है कि इंटोनियम ऑफ ब्रीफ। तो ब्रीफ का मतलब होता है जी मुख्तसर। तो इसका जो आपका सिनोनिम होगा, यानी इसका जो मुतरादिफ होगा वो शॉर्ट होगा। तो उस आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, वहाँ पे आपको शॉर्ट दिया हो, स्मॉल दिया हो, उसके बाद या लिमिटेड दिया हो,
ठीक है, इस तरह कुछ भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपने अपना जो याद रखना है, ब्रीफ का मतलब होता है जी मुक्त से छोटा। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास आई एम डैश आ मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पे आपकी प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी, आई एम ऑन द मोबाइल फ़ोन, मैं मोबाइल फ़ोन पर लगा हुआ था या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑन आएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी आपके पास फिजिक्स के कुछ सवाल हैं जी। पहला सवाल है जी फिजिक्स का, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज आर कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको देखें, आपके पास एक डेफिनेशन है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है जी, करंट होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट की डेफिनेशन क्या है जी, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और करंट जो और रेजिस्टेंस जो होते हैं एक दूसरे के उल्ट होते हैं। तो यहाँ पे इसी ने यही पूछा है कि आगे आपको करंट की डेफिनेशन दी हुई है, पीछे उसने पूछा है जी ऑपोजिशन, कि करंट का जो ऑपोजिशन होती है या उसका अपोज जो होता है, ऑपोजिट होता है, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। पीछे एक एमसीक्यू आया था, उसमें डायरेक्ट आपसे पूछा गया कि करंट का ऑपोजिट क्या होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस था। लेकिन यहाँ पे आपको सवाल का तरीके का चेंज करके पूछा गया कि ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, यानी करंट और जो रेजिस्टेंस होते हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उल्ट होते हैं। नेक्स्ट है जी द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। तो काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं जी, पावर कहते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास एनर्जी का यूनिट, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जाउल होता है। अगला सवाल है जी इफ मैथ इज डबल देन टाइम पीरियड विल बी। तो अगर मैथ को डबल कर दिया जाए तो टाइम पीरियड पे कितना असर पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा टाइम पीरियड। नेक्स्ट है जी यूनिट ऑफ करंट। तो करंट का यूनिट क्या होता है जी, एम्पेयर होता है। नेक्स्ट है जी मैथ के सवाल। तो पहला सवाल है जी कोट इज इक्वल टू 1/10। जो कोट होता है वो 10 का उल्ट होता है। इसी तरह आपसे साइन का उल्ट पूछा जा सकता है, इसी तरह आपसे कोस का भी उल्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पे सारे बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा से बता देता हूँ। 10 इज इक्वल टू 1/कोट होता है। ठीक है, इसी तरह साइन इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट होता है, और जो कोस होता है वो आपके पास 1/सीकेंट होता है। तो इसी तरह सीकेंट इज इक्वल टू 1/कोस हो जाएगा, कोसिकेंट इज इक्वल टू 1/साइन हो जाएगा, कोट इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं आज जो हमने वीडियो अपलोड की है मैथ के रिलेटेड पार्ट नंबर 2, उसमें भी मैं आपको मुकम्मल तौर पे जो ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो आपके साथ मैंने उस वीडियो में शेयर किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के उसमें फार्मूलाज थे, लॉगरिथम के फार्मूलाज थे। ठीक है, उसके अलावा सर्कल के रिलेटेड भी मैंने आपको बता चुका हूँ। ट्राइंगल की तमाम टाइप्स भी आपके साथ ब्रीफ के बड़े अच्छी तरीके से आपके साथ मैं उसमें बता चुका हूँ उस वीडियो में। तो अगर वो वीडियोस आपने मैथ के रिलेटेड दो पार्ट मैंने अपलोड किए हैं, वो नहीं देखी तो उनको देख लें। उसमें तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं जिनके रिलेटेड सवाल लाजमी आपसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है जी आपके पास ट्राइंगल हैविंग आर 3 साइड इक्वल इज कॉल्ड। तो वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, ये भी आज की वीडियो में हमने शामिल किया था। ट्राइंगल की सारी टाइप्स, एंगल के हवाले से भी और साइड के हवाले से भी तमाम टाइप्स को बयान किया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तमाम टाइप्स उसमें बताई हुई हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जी तीनों साइड जिसकी बराबर होती हैं वो इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी π/3 कितने रेडियन के बराबर होता है, तो वो 60 है। किस तरह, पाई इज इक्वल टू 180 होता है, ये आपने याद रखना है। पाई इज इक्वल टू 180 होता है। जब 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो π/3 रेडियन कितने के बराबर होगा जी, 60 के बराबर होगा। नेक्स्ट आपके पास सवाल है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये सवाल भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसको आपने याद रखना है। तो इफ अ पर्सन स्टैंड्स एंड लुक अप एट अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एंड द ऑब्जेक्ट। तो अगर एक आदमी खड़ा हुआ है, एक इंसान पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहा है, लुक अप, ठीक है, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो एंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ऑब्जेक्ट की तरफ से जो एंगल बनेगा वो एलिवेशन कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ये आपके सामने एक पिक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ऊपर ऑब्जेक्ट है और जो पर्सन है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। जो ये अब हॉरिजॉन्टल लाइन और जो ऑब्जेक्ट के दरमियान में आपका एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगला जो है इसी का उल्ट होता है, ये इफ अ पर्सन स्टैंड एंड लुक डाउन। अब अगर नीचे की तरफ दे रहा है एट अ ऑब्जेक्ट एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कराएगा इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एंड द ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ऑब्जेक्ट आपका नीचे है तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो आपका एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो आपने दोनों को याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन को भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी, ये दोनों आपने डेफिनेशन अच्छी तरह याद कर लेनी है। एंगल ऑफ जो एलिवेशन की डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। जब से टेस्ट हो रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन का सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो आपने इन दोनों को अच्छी तरह तैयार करके जाना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का तो नहीं पूछा गया, लेकिन आगे पूछा भी जा सकता है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो है जी, नेचुरल लॉगरिथम हैव बेस। तो नेचुरल जो लॉगरिथम होता है उसकी बेस क्या होती है, वो कांस्टेंट ई होती है। अगर आपसे नेचुरल लॉगरिथम की पूछी जाए बेस, तो वो कांस्टेंट ई होती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71828, तो तकरीबन ये इतने के बराबर होती है कांस्टेंट ई। इसी तरह आपसे अगर पूछा जाए क्या नाम है, बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, अगर कॉमन लॉगरिथम की पूछी जाए तो वो 10 होती है। अगर नेचुरल की पूछी जाए तो वो आपके पास कांस्टेंट ई होती है, जो कि 2.718 की होती है। इसी तरह दोबारा से आपको मैं सवाल बता देता हूँ कि यहाँ पे आपसे पूछी गई कि नेचुरल लॉगरिथम हैव बेस, तो नेचुरल लॉगरिथम की बेस क्या होती है जी, कांस्टेंट ई। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, कॉमन जो लॉगरिथम होती है, लॉगरिथम होती है, उसकी जो बेस होती है वो कितनी होती है, तो वो 10 होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें